रहीम क्लास 10th चैप्टर 14। आज का जो टॉपिक है और जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन है और जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। लास्ट टाइम हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिस तरह इंसानों में होती है या जानवरों में होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। तो इसी तरह जिस तरह जानवरों में, एनिमल्स में गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की तो उनमें भी गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। जैसे गैमेट्स स्पर्म और एग हैं, ये गैमेट्स की प्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है। और ये जो स्पर्म और एग्स हैं ये आपस में फ्यूज़ करेंगे तो हम इन्हें भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलेंगे। यानी कि स्पर्म और जब एग आपस में मिलेंगे तो हम कहेंगे ये फर्टिलाइजेशन है। और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद फर्दर प्रोसेस होता है। गैमेट्स आर प्रोड्यूस ओनली इन स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी। गैमेट्स की बात करें तो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इन प्लांट बॉडी के अंदर। मेजर प्लांट जो ग्रुप हैं जिनमें एग्जांपल जो दी गई हैं आपकी बुक में वो मोसिस हैं, फंस हैं और सीड प्लांट हैं। मोसिस और फंस प्लांट्स की बात करें तो ये ग्रोइंग, मोसिस और फंस प्लांट की बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। और सीड प्लांट्स की बात करें तो सीड प्लांट्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। यहाँ पर सीड प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो इंक्लूड्स हैं सीड प्लांट्स में, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों हैं। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जो जिम्नोस्पर्म है वो नेकेड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, और जो एंजियोस्पर्म है वो आप लगा लें किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये सीड्स मौजूद होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग के बाद, पोलिनेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो चेंज हो जाता है फ्रूट में। इसके बारे में हम आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे। प्लांट्स ग्रुप्स यूज़ डिफरेंट मेथड फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल टुगेदर। अब प्लांट्स जो हैं उनके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ मेथड हैं जिसके ज़रिए से वो स्पर्म को एग सेल तक पहुंचाते हैं ताकि वो फर्टिलाइज कर सकें। अगर हम बात कर लें जो ब्रायोफाइट्स प्लांट जो कि मोसिस और फंस हैं, इनमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि हमारे पास एक ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर है। और ब्रायोफाइट की ऊपर वाली बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है जिसमें स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, और गैमेटोफाइट जहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन होती है और गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होती है। अब इसमें से जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जो मैंने बाहर निकाला हुआ है इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए। अब इस शॉर्ट फॉर्म ये एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम ये मेल समझ लें स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं। और ये फीमेल जिसे हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर एक बनाया है, एंथ्रीडियम का और आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर। जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पर्म्स मौजूद हैं। अगर इनको मैं बाहर निकालूँ तो मोटाइल स्पर्म है जो कि स्विम कर सकते हैं। अब जब ये जो है फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं, जो इनमें गैमेट की फर्टिलाइजेशन तभी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो इन्हें फॉर एग्जांपल जब पानी या बारिश वगैरह होती है या पानी आता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पानी के साथ फिल हो जाता है, और इसमें से जो स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे वो है स्पर्म। ये स्पर्म मोटाइल हैं और स्विम करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एग के पास पहुँच जाएंगे जो कि आर्चिगोनियम के अंदर मौजूद है, और उसमें से स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो अराइज करेगा। तो हम कहते हैं जी ये मोसिस और फन में इस तरह से जो स्पर्म हैं वो पहुँचते हैं एग के पास और फर्टिलाइजेशन करते हैं। हम कहते हैं इन्हें पानी की रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इस वजह से इन प्लांट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। आगे देखें तो ऑन द अदर हैंड एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये दोनों जो हैं स्पेशल मेथड होता है इनके पास ताकि ये स्पर्म को
एग सेल तक पहुंचा सकें और उनकी फर्टिलाइजेशन हो सके। इनको अगर इनकी बात करें तो डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब स्पेशल मेथड क्या है, जो पोलिनेशन हम जैसे देखेंगे आगे कि पोलिनेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पहुंचते हैं एग सेल के पास, यानी कि स्पर्म पहुंचते हैं एग सेल के पास एक ख़ास तरीक़ों के ज़रिए। इन्हें पानी की ज़रूरत रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन की पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब जो लाइफ साइकिल है शॉर्ट फॉर्म में जो हमने यहाँ पर लिखा है, बनाया है स्ट्रक्चर, और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। अल्टरनेशन का मतलब होता है बार बार किसी जनरेशन का आना, एक का चले जाना और दूसरे का आना। जो ये जनरेशन है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। इसमें दो किस्म की जनरेशन एक दूसरे के अल्टरनेट हैं इस पूरे लाइफ साइकिल में। तो ये एक स्पोरोफाइट जनरेशन है, दूसरी गमीटोफाइट जनरेशन है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डोमिनेट होती है, यानी कि बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो स्पोरोफाइट, सबसे पहले हम कह लेते हैं ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जनरेशन में कंसीडर होगा, और ये अप्लाइड होते हैं। इनमें फ्लावर्स अगर लगें तो फ्लावर्स में जो है वो म्योसिस होगी, और म्योसिस होने के बाद फ्लावर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि उनमें स्पोर्स बनेंगे म्योसिस के ज़रिए, और स्पोर्स जो हैं वो उनमें जो स्पोर्स हैं वो जब कहीं नीचे गिरते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं सूटेबल प्लेस पर, तो वहाँ या आप इसमें अगर बात करें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये, इसमें स्पोर्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस, और म्योसिस के बाद आप लगा लें कि ये स्पोर्स ही जो है वो स्पोर्स से चेंज हो जाता है माइटोसिस करके गमीटोफाइट में। तो इसमें गमीटोफाइट भी क्या होगा, 1n यानी कि हैप्लॉइड ही होगा। जो गमीटोफाइट है वो दो किस्म के स्ट्रक्चर बना रहा है, वो है गैमेट्स हैं, और ये गैमेट्स एक मेल गैमेट लगा लें और एक फीमेल गैमेट लगा लें, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट बन जाएगा। जो जाइगोट बनेगा वो अब 2n हो गया, डिप्लॉयड हो गया, और जाइगोट माइटोसिस करेगा और फिर दोबारा से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। ये स्पोरोफाइट जनरेशन कुछ यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक स्पोरोफाइट जनरेशन है, और जो नीचे है वो हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डिप्लॉयड हैं, और जो नीचे हैं वो हैप्लॉयड हैं। ये जो जनरेशन है जो एक के बाद एक जनरेशन आती रहती है उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। स्पोरोफाइट के बाद गमीटोफाइट जनरेशन, गमीटोफाइट के बाद दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन, और स्पोरोफाइट जनरेशन होगी तो गमीटोफाइट जनरेशन होगी, गमीटोफाइट जनरेशन होगी तो स्पोरोफाइट जनरेशन दोबारा से आएगी। तो ये एक चक्कर है जो चलता रहता है। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स मौजूद होते हैं, और जो स्पोर्स हैं वो चेंज होते हैं गमीटोफाइट में, और गमीटोफाइट से फिर आगे गैमेट्स में गमीटोफाइट स्ट्रक्चर, अगर मेल जो है वो मेल पार्ट है तो वो मेल गैमेट्स बनाएगा, और फीमेल पार्ट है तो फीमेल गैमेट्स बनाएगा, और दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट माइटोसिस करने के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। इससे सारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं ताकि इसको अच्छी तरह समझा जा सके। हमारा जो अगला टॉपिक भी आ रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने से पहले हम फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। पेरेंट प्लांट बॉडी इज़ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें। अब फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जनरेशन, हमने पढ़ा है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन जनरेशन में, और बाकी जो रूट स्टेम और लीम है वो वेजिटेटिव सारी बात है स्ट्रक्चर है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर है। फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ होल्स, हम कहते हैं जी जो फ्लावर के कंपोनेंट्स हैं वो गुच्छों की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक चक्कर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें आउटर जो 2 होल हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होल हैं, और अगर इनर 2 होल हैं वो रिप्रोडक्टिव होल हैं। इसका क्या मतलब है, अगर नॉर्मली देखें तो जो फ्लावर है वो एक कम्प्लेक्स किस्म की एक स्टेम लगा लें जिसमें काफ़ी ज़्यादा करीब नोड मौजूद होते हैं। एक नोड के ऊपर फॉर एग्जांपल पेटल्स हैं, और एक नोड के ऊपर फॉर एग्जांपल सेपल हैं, और एक नोड के ऊपर वो मेल पार्ट है और एक नोड के ऊपर फीमेल पार्ट है। तो हम कहते हैं जी ये जो नॉन रिप्रोडक्टिव हॉल हैं यानी कि सेपल और जो पेटल हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव में आएंगे, और इसमें हम देखेंगे जो आगे स्टेमन और कार्पल हैं वो रिप्रोडक्टिव में आएंगे। अब यहाँ पर हॉल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि हॉल क्या होता है। ऑल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट वन नोड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द
होल। तो नोड हम किसे बोलते हैं, जैसे अगर आप शुगर कैन को देखें तो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है और एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। जो हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नोड बोलते हैं, और जो सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है हम उसे क्या बोलते हैं, उसे इंटरनोड बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरनोड एक दूसरे के करीब होती, नोड एक दूसरे के करीब होते हैं, तो नोड में से ही क्या निकल रही होती हैं। दरअसल ये जो फ्लावर है ये आप समझ लें कि ये स्टेम है, इस स्टेम के नोड जो हैं उनसे ये कुछ स्ट्रक्चर अराइज किए हुए हैं और एक रिप्रोडक्टिव सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम फ्लावर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं आउटर रोल में कंसिडर किए जाते हैं, वो सेपल है और पेटल है, ये आउटर रोल हैं। और अगर हम बात करें स्टेमन और जो कार्पल है, ये स्टेमन और कार्पल ये इनर होल है और ये रिप्रोडक्टिव जो है वो पार्ट है ऑफ द फ्लावर। तो पेटल और सेपल नॉन रिप्रोडक्टिव हॉल हैं, और जो वूल इसे पढ़ते हैं वूल, और जो स्टेमन और कार्पल है वो हमारे पास इनर होल है। तो इसके बाद जो हमारे पास आगे जो इसके बारे में फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है कोरोला। अब करोला हम किसे बोलते हैं, करोला हम कलेक्टिवली जो पेटल्स होती हैं फ्लावर की, जिन्हें पत्तियां भी उर्दू में बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे होते हैं, उन्हें करोला बोलते हैं। तो इनका कलर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, इन पेटल मुख्तलिफ फ्लावर्स में मुख्तलिफ पेटल्स के मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो ये तमाम एक को हम पेटल बोलते हैं, और अगर ज़्यादा पेटल्स हों तो हम उनको कलेक्टिवली करोला का नाम देते हैं। अब ये जो पेटल्स हैं ये दरअसल अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं किसी बीज को, बर्ड्स को, ताकि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके, तो पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का है सेपल। सेपल की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, सेपल है। तो इस सेपल को कलेक्टिवली, एक को सेपल बोलते हैं, ज़्यादा होंगे तो हम उसे कैलिक्स का नाम देंगे। पेटल्स ज़्यादा हों तो करोला, और अगर सेपल ज़्यादा हैं तो हम इन्हें कैलिक्स का नाम देंगे। ये आउटर मोस्ट हॉल में आता है, और यूजुअली ज़्यादातर जो है ये सेपल जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। और मैंने बताया कि ये सेपल मिलकर क्या बना देती होती हैं, हम इन्हें बोलते हैं कैलिक्स, कलेक्टिवली हम इन्हें कैलिक्स बोलते हैं। सेपल दरअसल इसका काम होता है प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये इनर स्ट्रक्चर को, और हम कहते हैं बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट कर। फ्लावर ओपन होने से पहले आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बर्ड बोलते हैं, और ये बर्ड के जो है उसको जो कवरिंग है वो सेपल की कवरिंग होती है, और उसके अंदर बाकी जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो मौजूद होता है। तो ये सेपल दरअसल जिस बर्ड स्टेज में इसने कवर किया होता है सारे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनको। अब ये हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट थे जो कि करोला और कैलिक्स थे। अब हम बात करने लगे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो कि हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, धागा नुमा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर बोलते हैं, इसे हम, और फिलामेंट और एंथर को हम कलेक्टिवली बोलेंगे स्टेमन। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम स्टेमन बोलेंगे, एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली स्टेमन बोलेंगे। तो स्टेमन अगर एक है तो एक को स्टेमन, और ज़्यादा हैं तो हम उनको कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं। स्टेमन को ज़्यादा हो तो उन्हें कलेक्टिवली एंड्रोशियम, और अगर फिलामेंट और एंथर है इन दोनों को हम स्टेमन बोलेंगे। अब जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, एंथर के अंदर आपको ये थैलियाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं, इन थैलियों को हम पोलन सैक बोलेंगे। ये जो पोलन सैक है इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें काफ़ी दफ़ा मियोसिस और माइटोसिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइटोसिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसे हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, अब इनकी बात कर लें जिन्हें पोलन ग्रेन बोलते हैं, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। मैंने एक पोलन ग्रेन बाहर निकाला है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे हैं। ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है पहले, और सबसे पहले जो न्यूक्लियस है इसमें जो कि हैप्लॉइड होता है, और इसमें सबसे पहले
क्या होगी, इसमें माइटोसिस होगी और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे इस पोलन ग्रेन के अंदर। ये जो दो न्यूक्लियस है, एक इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस और जो दूसरा न्यूक्लियस है उसे हम बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। अब इन दोनों में से एक न्यूक्लियस की माइटोसिस होती है और एक न्यूक्लियस की नहीं होती। तो एक जो पुराने वाला न्यूक्लियस उसे हम बोल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस और जो नया वाला न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो चुका है और हम कहते हैं ये दोनों जो हैं उन्हें हम टू स्पर्म न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं, टू स्पर्म न्यूक्लियस। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है वो स्टेमन के बारे में यानी कि एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस किया है। एंड्रोशियम के बाद जो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास गाइनोशियम और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और इसकी बात करें, ये ऊपर सा जो स्टिकी सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, और स्टिग्मा के बाद एक लंबी सी नेकनुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, और एक फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसे हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर किसी में एक होता है स्ट्रक्चर, किसी में दो से ज़्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसे अव्यूल बोलते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन 3 अव्यूल मौजूद हैं, 4 अव्यूल मौजूद हैं। तो हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और अव्यूल को कलेक्टिवली कार्पल का नाम दिया गया। कार्पल का एक और नाम है जिसे पिस्टिल बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और अव्यूल को कलेक्टिवली हम कार्पल बोलते हैं। तो कार्पल को कलेक्टिवली हम गाइनोशियम बोलते हैं, कार्पल को कलेक्टिवली हम गाइनोशियम बोलते हैं। अब जो अव्यूल है उसके अंदर एक पहले मैक्रोस्पोर होता है। ये मैक्रोस्पोर डिवाइड करेगा बाय म्योसिस और ये एक जो सेल है, एक न्यूक्लियस है, ये 4 में डिवाइड कर जाएगा। फिर 4 न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद ये 4 से 8 में हो जाएंगे। तो हम कहते हैं जी इस मैक्रोस्पोर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है ये फ्लावर का, जिसमें हमने करोला, कैलिक्स, स्टेमन और कार्पल के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर साइंटिफिक कलेक्टिवली देखें तो सबको करोला, कैलिक्स, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आगे जो हमारे पास है वो हम इसी में डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, तो उसके बाद क्या होता है वो देखने लगे हैं। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पोलन ग्रेन है जिसके अंदर 3 न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 टू स्पर्म न्यूक्लियस हैं। तो ये स्टिग्मा के ऊपर मौजूद है, इसके नीचे स्टाइल है, इसके नीचे ओवरी और अव्यूल इसके अंदर है, और अव्यूल के अंदर आप देख सकते हैं 3 2 5 6 8 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने लगी है। अब फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्यूब न्यूक्लियस से है, वो ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, एक आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक ट्यूब बना रहा है, लॉन्ग ट्यूब बना रहा है। ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसकी ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, अव्यूल के अंदर हो रही है। तो ये जैसे ही ट्यूब न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या बनाया है, एक ट्यूब जो है वो बना ली है, जो कि जो 2 स्पर्म है उनको लेकर जाएगी किधर, अव्यूल के अंदर। ये 2 स्पर्म जो है इस ट्यूब के ज़रिए ट्रैवल करेंगे, दोनों स्पर्म एंटर हो जाएंगे किसके अंदर, अव्यूल के अंदर। अब इनमें से जो सेंटर में 2 आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। ये पहले 1n और 1n था, लेकिन अब क्या हो गए हैं, ये 2n हो गए हैं। इन 2n के साथ एक जो न्यूक्लियस है वो इन 2n के साथ मिल जाएगा, और एक जो न्यूक्लियस है वो किसी ऊपर वाले में से जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है उसके साथ ये फ्यूज़ कर जाएगा। और हम कहते हैं फ्यूज़ करेगा तो ये जो आगे चल के क्या बना, ये हम कहते हैं एग सेल जो है वो चेंज हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में, और जाइगोट से आगे चेंज हो गया किसमें, एम्ब्रियो में। तो ये जो 2n था ये अब क्या हो गया, इसके साथ एक और न्यूक्लियस मिल गया है, और एक और न्यूक्लियस मिलने के बाद एक न्यूक्लियस तो हमने कहा एग सेल के साथ मिल गया है, और एक न्यूक्लियस मिल गया है किसके साथ, एक न्यूक्लियस मिल गया है ये 2n के साथ। तो 2n + 1n मिलने से हम कहते हैं 3n बन जाता है। तो ये एक पहले 2 न्यूक्लियस मिले तो फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर एक और न्यूक्लियस मिल गया, तो हम कहते हैं यहाँ पर एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बल्कि 2 दफ़ा हुई है, जिस वजह से हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन इसमें हम कहते हैं कि क्या है, 3n है।
तो ये जो 3N जो स्ट्रक्चर है, ये जो बना है, इसे हम बोल रहे हैं आगे चल के कि ये आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर खुराक स्टोर होती है, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। और ये जो मैंने बताया एग सेल जाइगोट में चेंज हुआ, जाइगोट से आगे हम कहते हैं क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये नीचे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुई जो आपके सामने है, जाइगोट आगे चेंज होगा एम्ब्रियो में, एंडोस्पर्म जो टिश्यू हैं उनके अंदर आपको पता है खुराक स्टोर होगी, ताकि एम्ब्रियो आगे इसने जब डिवाइड करना है और आगे सीड में से सीडलिंग निकलने हैं, यानी कि रूट और शूट निकलनी है, तो उनको खुराक चाहिए, तभी वो आगे ग्रो करते हैं, सीड एम्ब्रियो ग्रो करेगा। अव्यूल जो है वो जो बाहर एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, अव्यूल ये आगे सीड में चेंज हो जाएगा और जो बाहर वाली ओवरी है ये चेंज हो जाती है फ्रूट में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और हमने आज डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग को डिस्कस किया, फ्लावरिंग के पार्ट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा, एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होती है, ओव्यूल आगे चल के सीड में, और जो ओवरी है वो आगे चल के फ्रूट में चेंज होता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो हम इसके बाद मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे।